हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोसर। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो आइए नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारे तथ्यों पर विचार करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किन के स्मृति में अर्थात किन के याद में दिया जाता है। तो इसका जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब सवाल आता है कि नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो कौन थे। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो एक बहुत बड़ा रसायन शास्त्री थे और रसायन शास्त्री के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे अभियंता अर्थात इंजीनियर थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है वहाँ पर हुआ था। इनके जन्म के 4 साल के बाद ही इनका पूरा का पूरा परिवार स्टॉकहोम से चले जाते हैं। कहाँ? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। और सेंट पीटर्सबर्ग में ही जो अल्फ्रेड के परिवार हैं, इनके पापा जो हैं वो एक कारखाना स्थापित करते हैं और जब ये अल्फ्रेड नोबेल बड़ा होते हैं तो उसी कारखाना में काम करते हैं। होता यूँ है कि वो कारखाना कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाने वाला था और वहाँ पर विस्फोटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता था। अचानक 1864 ईस्वी में कारखाना में विस्फोट हुआ। किसके कारण? तो नाइट्रोग्लिसरीन के कारण। और इस विस्फोट के कारण कारखाना में बहुत मात्रा में जान माल की क्षति हुआ, बहुत सारे मजदूरों का जान चला गया और इसमें अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई का भी मृत्यु हो गया, जिसके वजह से अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का एक विकल्प के रूप में एक दूसरा विस्फोटक पदार्थ के खोज के लिए वो आतुर हुए, जिज्ञासु हुए और वो अंततः 1867 ईस्वी में एक विस्फोटक पदार्थ का खोज किया जिसका नाम है डायनामाइट। क्या नाम है? डायनामाइट। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए डायनामाइट का खोज कौन किया, तो वो था अल्फ्रेड नोबेल। और यही अल्फ्रेड नोबेल के जो खोज है, इस खोज से इनको दुनिया में प्रसिद्धि मिला। दुनिया में प्रसिद्धि मिला किनको? तो अल्फ्रेड नोबेल को। और ये खोज कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। ये डायनामाइट ही का खोज नहीं किए, ये 355 खोज किए और इन 355 खोजों पर पेटेंट किए और इन पेटेंटों के कारण, इन खोजों के कारण उनको प्रसिद्धि तो मिला ही, साथ में उनको अपार मात्रा में पैसा मिला, बहुत मात्रा में पैसा मिला। किनको? तो अल्फ्रेड नोबेल को। अब चूंकि ये एकाकी जीवन जी रहे थे, ये शादी नहीं किए थे और एकाकी जीवन जीने के कारण अंतिम समय जब इनका उम्र का अंतिम समय आया, अंतिम पड़ाव आया, तो अंतिम पड़ाव के समय उन्होंने सोचा कि एक जो हमारे पास पैसा है उस पैसा का कहीं पर सदुपयोग हो जाए, कहीं पर क्या हो जाए? सदुपयोग हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम वसीयतनामा में संपत्ति का 94% नोबेल फाउंडेशन को देने की घोषणा किया और उसमें लिखा कि हमारा संपत्ति के 94% से एक साल में जो ब्याज आएगा, उस ब्याज से दुनिया में जो मानव के कल्याण के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तब जाकर ये पुरस्कार जो है वो ये वसीयतनामा 1895 में लिख रहे हैं, 1895 में लिखा गया और इसके बाद नोबेल पुरस्कार का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से निकला।
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार का स्टार्ट जो है वो कब होता है, तो वो होता है 1901 से, यानी नोबेल पुरस्कार जो देना प्रारंभ कब से किया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है 1901 से। 1901 से। अब होता क्या है, 63 वर्ष की उम्र में 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का क्या होता है, मृत्यु। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे और किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत होता है। अब सवाल आता है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि पहले इसे 5 क्षेत्र में दिया जाता था, परंतु अब जो है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शांति, साहित्य, रसायन शास्त्र, भौतिकी और चिकित्सा। ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था पहले, और इसका उल्लेख बाकायदा अल्फ्रेड नोबेल अपने अंतिम वसीयतनामा में कर चुके थे कि ये 5 क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को हमारे संपत्ति के 94% से जो साल भर में ब्याज आएगा उससे उन लोगों को पुरस्कृत कर दिया जाना चाहिए। अब यूं हुआ कि स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, ये गलत लिख दी। अब हुआ ये कि जो स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक का 1968 ईस्वी में 300वां वर्षगांठ होता है। यानी वो 300वीं वर्षगांठ जब मना रहा होता है तो वो इकोनॉमी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करता है। तो याद रखिएगा, एक छठा क्षेत्र जो है इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है, और वो जुड़ता है 1968 में। 1968 में, और पहली बार इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है 1969 में। 1969 में। अब देखिएगा, साहित्य, रसायन शास्त्र, इकोनॉमी, भौतिकी और चिकित्सा, ये जो 5 हैं, ये पांचों नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में। क्लियर। तो आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्लाइड पूरा समझ में आया होगा। आइए तो अब हम लोग नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे लेते हैं। क्या क्या बातें हैं, देखिए, प्रत्येक साल नोबेल प्राइज की जो घोषणा होता है वो अक्टूबर महीना में होता है, ये याद रखिएगा। अभी देखिए, अभी सितंबर चल रहा है, जैसे ही अक्टूबर आएगा तो वैसे ही अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर में प्रत्येक साल नोबेल प्राइज किनको इनको मिलना है इसका घोषणा होने लगता है। क्लियर। याद रखिएगा, प्रत्येक साल इसका वितरण, नोबेल प्राइज का जो वितरण होता है वो 10 दिसंबर को होता है। और आपको पता है कि 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो गया था, तो उनके पुण्यतिथि पर ही नोबेल पुरस्कार का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। प्राइज के लिए व्यक्ति का चुनाव कौन करता है, तो नोबेल फाउंडेशन और नोबेल फाउंडेशन के जो 5 सदस्यीय टीम होता है, वही टीम नोबेल प्राइज किन किन व्यक्तियों को मिलेगा इसका चुनाव करता है। अब सवाल ये कि नोबेल प्राइज में मिलता क्या है, नोबेल प्राइज में लोगों को मिलता क्या है। तो नोबेल प्राइज जिनको मिलता है उनको 3 चीज मिलता है। एक मिलता है पदक, दूसरा मिलता है डिप्लोमा, और तीसरा मिलता है राशि। अब सवाल आता है कि राशि कितना मिलता है, मतलब पैसा कितना मिलता है। तो पैसा प्रत्येक साल अलग अलग होता है, और वो डिपेंड करता है कि जो नोबेल फाउंडेशन है उस फाउंडेशन का आय कितना हुआ है इस वर्ष। जितना आय होता है उतना ही प्रत्येक साल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में पैसा को बांट दिया जाता है। एक ही क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। 3 व्यक्ति मतलब आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए कि शांति के क्षेत्र में किसी को देना है, तो शांति के क्षेत्र में आप मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हैं, 3 लोगों को नोबेल प्राइज दे सकते हैं। 3 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों को आप नोबेल प्राइज नहीं दे सकते हैं।
अब होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर नोबेल प्राइज दो व्यक्तियों को मिले, अगर मान लीजिए कि नोबेल प्राइज जो है दो व्यक्तियों के मिले, तो दो व्यक्तियों में पैसा का बंटवारा कैसे होता है? तो सीधा होता है आधा आधा। कैसे होता है? आधा आधा, सीधा आधा आधा बांट लेते हैं। 100 रुपया मिला तो 50-50 बांट लेंगे। लेकिन अगर 3 व्यक्ति का होता है तब क्या होगा? तो 3 व्यक्ति का होता है तो दो स्थितियां हो सकता है, या तो तीनों को समान समान बांट दिया जाए, या तो एक को आधा दे दिया जाए और शेष को, यानी दो जो बचे हैं उनको आधा में दोनों के दे दिया जाए। बात समझे? यानी एगो को आधा दे दिया जाए और एगो को जो आधा बचा हुआ है शेष राशि, उसमें उन दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। तो 2 व्यक्ति रहेगा तो आधा आधा मिल सकता है, और 3 व्यक्ति है तो समान में भी बढ़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को पूरे राशि का आधा मिले और बाकी जो 2 हैं उनको वो आधा के आधा मिल जाए, आधा आधा मिल जाए, ये हो सकता है। ध्यान रखना कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं होता है। याद रखिएगा, मरणोपरांत नोबेल प्राइज का वितरण नहीं होता है। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। कौन कौन? तो एक 1931 ईस्वी में एरिक एक्सल कार्लफेल्ड, एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को, और 1961 ईस्वी में डैग हैमर्सक्योल्ड, बोलिए, डैग हैमर्सक्योल्ड को मिला है 1961 ईस्वी में। क्लियर? अब सवाल यह है कि जब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है तो इन दोनों को मिला कैसे? तो भैया होता क्या था कि 1974 ईस्वी के पहले मिलता था, और 1974 ईस्वी में ये नियम में बदल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर मर गया है तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, कि नोबेल पुरस्कार जो है उसका घोषणा हो गया अक्टूबर महीना में, और 10 दिसंबर के पहले वो मर गया, अर्थात घोषणा के बाद मर जाए, है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में उसका घोषणा हुआ और घोषणा होते ही 2 दिन के बाद मर गया और 10 दिसंबर को प्राइज बंटना है, तो क्या उसको प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसको प्राइज मिलेगा। घोषणा के बाद मर जाए तो उसको मिलेगा नोबेल प्राइज। क्लियर? अब सवाल आता है कि सबसे कम उम्र में पाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, महिला में अगर पूछे तो होगा मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान के। उसको मात्र 17 वर्ष की उम्र में क्या मिला था बच्चों? क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। और एक है पुरुष में अगर कहें तो लॉरेंस ब्रैग को 25 वर्ष की उम्र में ही मिला था नोबेल पुरस्कार। अगर बात करें कि सबसे अधिक उम्र में पाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन है? तो लियोनिद हरक्विज, 90 साल की अवस्था में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? तो लियोनिद हरक्विज, लियोनिद हरक्विज को कितना साल की अवस्था में दिया गया? 90 साल की अवस्था में दिया गया। 2 बार पाने वाले ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार को 2 बार लिए हैं, यानी नोबेल प्राइज जो है 2 बार जीत लिए हैं। वो कौन कौन है? तो ये 4 लोग हैं। इन चारों लोग के नाम को याद रखिएगा। पहला है मैडम क्यूरी, दूसरा है लिनस पॉलिंग, तीसरा है जॉन बार्डिन और चौथा है फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। तो याद रखिएगा, मैडम क्यूरी, दूसरा लिनस पॉलिंग, तीसरा जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इन सारे फैक्टों को आप बढ़िया से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं कि भारत से संबंधित जो लोग हैं, किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए हम अगले स्लाइड में यही देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं भारत या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, अभी तक टोटल 10 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। कौन से का क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और वो कब मिला था? 1913 ईस्वी में, गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि इनका एक साहित्य था, उसी साहित्य के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज। उसके बाद सीवी रमन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के कारण 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था।
हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में ये डीएनए के संश्लेषण किए थे, इनके लिए 1968 ईस्वी में इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1989 ईस्वी में इनको मिला था नोबेल प्राइज। चंद्रशेखर सीमा का खोज के कारण भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में मिला था नोबेल प्राइज चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उसके बाद अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में मिला था नोबेल प्राइज। उसके बाद BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला और अभिजीत बनर्जी को हाल ही फिलहाल 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तो ये चार्ट को आप लोग अपने कॉपी पर बढ़िया से लिख लीजिएगा और इससे संबंधित डेट भी पूछ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज मिला था या अभिजीत बनर्जी को किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला था। तो ये अगर आप चार्ट याद कर लेते हैं तो मोटा मोटी अब जितना भी आप लोगों को अभी तक हम जानकारी दी है नोबेल प्राइज के बारे में वो सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बस उसको पढ़िए, याद करिए और उसके बाद एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को एकदम आराम से एंजॉय करिए। तो बाकी अगर आप इससे संबंधित आपको याद करने में अगर तकलीफ़ हो रहा है और आपको अगर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर हमें एक ट्रिक बना कर दीजिए और ट्रिक से आसानी से हम उसको याद कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार और धन्यवाद।